गुड इवनिंग। आज का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक जेआईबी और सीआईबी दोनों में है। जेआईबी में तो टॉपिक के नेम से है, यूनिट 5 करके है पीपीबी में, फर्स्ट पेपर में। और सीआईबी में ये म्यूचुअल फंड का जो टॉपिक है उससे रिलेट करता है। तो रिटेल बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट, डीमेट अकाउंट, शेयर मार्केट, शेयर के टाइप्स, ये भी कई बार क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। और इसी के साथ साथ आपके जो फॉरेन बैंकिंग में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे भी रिलेट करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों टॉपिक दोनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी सीआईबी वालों के लिए ऑप्शनल भी है, लेकिन मेरी बार बार वो रहती है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देखें ना तो सुने जरूर। तो कई बार कई पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। स्क्रीन में आपके दिखाई दे रहा है ये। बहुत इंटरेस्टिंग तरह से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आप पेशेंटली सुनते जाते हैं तो बहुत सारे आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं जो कोई भी क्लियर नहीं करता, और जब डाउट्स रहते हैं तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता। तो इस टॉपिक को करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि जैसे कोई आप लोग कोई फर्म चलाना चाहते हैं और कोई बिजनेस करना चाहते हैं। तो स्टार्ट अ बिजनेस, स्टार्ट अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसके कौन से फॉर्म्स होते हैं कि किस तरह से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस में जो है प्रोपराइटर और पार्टनर, ये दो कॉमन फीचर हैं किसी भी बिजनेस के। तो प्रोपराइटर और पार्टनरशिप। प्रोपराइटर को हम लोग एक नेम से और जानते हैं, सोल प्रोपराइटर। ठीक है। और अगर पार्टनरशिप की बात आती है तो पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो एक पार्टनरशिप फर्म की तरह या आपकी किसी कंपनी की तरह या किसी एलएलपी की तरह चल सकता है। जबकि प्रोपराइटरशिप में ये प्रोपराइटरशिप फर्म भी हो सकती है और ओपीसी, वन पर्सन कंपनी भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल नया फीचर आया अभी। ठीक। अब मैं अगर बात करूं तो ये जो कंपनी और ओपीसी है, वन पर्सन कंपनी, ये तो कंपनी एक्ट से चलती है। ठीक है। और एलएलपी का अपना एलएलपी का एक्ट है। ठीक है। और जो फर्म है वो फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटी से गवर्न होता है। ठीक। फर्म ऐसा भी हो सकता है कि अनरजिस्टर्ड हो। तो जो अनरजिस्टर्ड फर्म होती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म भी अनरजिस्टर्ड हो सकती है। तो अभी मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो बात है क्या आपको समझ में आई या आपके मन में कोई क्वेश्चन है इसमें। सर कुछ समझ में नहीं आया है। चलो मैं एक बार और रिवाइज करता हूँ। देखिए, सबसे फर्स्ट चीज है कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है दो फॉर्म में हो सकता है, इंडिविजुअल या ग्रुप। इसको हम ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है। अगर इंडिविजुअल होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या ओपीसी, वन पर्सन कंपनी से हो सकता है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है और या पार्टनरशिप फर्म है और दोनों ही फर्म अनरजिस्टर्ड हो सकती है, मे बी, मीन्स कोई भी बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप यानी इंडिविजुअल पर्सन चला सकता है या वो ग्रुप के नाम से भी चला सकता है विदाउट रजिस्ट्रेशन। अगर इन दोनों को रजिस्ट्रेशन कराना है तो उनका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटी, आमतौर पर यानी प्रिफरेबली ये डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं इनके ऑफिस। ठीक है। अगर पार्टनरशिप
एज ए पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो या तो आप पार्टनरशिप फर्म में या एक कंपनी बनाएंगे या एक एलएलपी बनाएंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आप कंपनी बनाते हैं पार्टनर वाली यानी मोर देन वन वाली या ओपीसी की बनाते हैं तो आपका कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, और अगर आप एलएलपी बनाते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तो ये एलएलपी एक्ट में होता है। ये बेसिक फीचर हैं कि कोई भी बिजनेस कैसे हम रन कर सकते हैं और उसका क्या नाम होता है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो ये कंपनी है इसको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मानते हैं। लीगल एंटिटी, एंटिटी का मतलब पर्सन, एक इसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। एलएलपी ये भी लीगल है, लीगल एंटिटी। अगर हम बात करें कि ए पर्सन बी पर्सन इन दोनों ने मिला के एक कंपनी बनाई तो यहां पर 3 लोग हुए, एक ए हुआ, एक बी हुआ और एक ये कंपनी हुई जो कि ए बी के नाम है। तो जब कोर्ट्स में जाते हैं, केसेस होते हैं, तो इसकी बात अलग सुनी जाती है, इसकी बात अलग सुनी जाती है और इसकी बात अलग सुनी जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, यानी जैसे आपका बैंक है, मान लिया पीएनबी बैंक में है आप, तो पीएनबी कोई कार खरीद रहा है तो उसके जो रजिस्टर्ड ओनर है उसमें पीएनबी लिखा जाएगा। पीएनबी कोई हाउस खरीद रहा है, रजिस्ट्री करा रहा है तो उसमें आएगा, पार्टी का नाम पीएनबी आएगा। तो एक सेपरेट एंटिटी का नाम। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? सर एंटिटी मतलब इधर 3 एंटिटी काउंट करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, दीज आर 3 एंटिटी। ये जो है ना, दिस इज 1, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ओके, ठीक है, पर ये केवल कंपनी और एलएलपी के केसेस में ही है। अगर ये दोनों एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी ना होके इनसे कनेक्टेड रहती है पार्टनरशिप। ठीक है, केवल कंपनी एलएलपी के केसेस में हम लोग इसको लीगल एंटिटी मानते हैं। ठीक, चलो अब सिंपल सी बात करते हैं कि हम एक ऐसा केस लेते हैं, सपोज कीजिए 500 करोड़ का एक बिजनेस स्टार्ट करना है और वो बिजनेस जो है एक सोल प्रोप्राइटर मिस्टर ए स्टार्ट करना चाहते हैं। तो एक केस हो गया। सेकंड केस में वो अपने साथ एक पार्टनर ले लेते हैं, 300 करोड़ इन्होंने दिए, 200 करोड़ इन्होंने दिए। और यहां पर भी सुनिएगा कि ये पार्टनरशिप फर्म, जैसे मैंने पहले बताया आपको, पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में चलाते हैं, या यही सेम केस ए बी 300 करोड़ 200 करोड़ एज ए कंपनी भी रन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि इस कंपनी एक्ट के आने से पहले, जो कंपनी एक्ट के आने से पहले एटलीस्ट 2 रिक्वायर थे फॉर कंपनी रन, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। अब क्या हुआ कि जब 1 पर्सन कंपनी का आ गया तो 1 पर्सन भी कंपनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अपने आप को एज ए कंपनी या एज ए फर्म दोनों तरह से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं कि ये कहते हैं मतलब सर कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। हाँ एक्सक्यूज बोलिए। मी सर, मतलब कि कंपनी एक ही डायरेक्टर से भी हो सकती है? एक बंदे की भी हो सकती है, अच्छा, उसको ओपीसी बोलते हैं, 1 पर्सन कंपनी, 1 डायरेक्टर की भी हो सकती है। ठीक है, ठीक सर। अच्छा, तो हम यहाँ कह रहे थे कि ये जो कंपनी है इसने रेस्ट्रिक्शन है एंट्री का। क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री ऑफ पार्टनर्स एंट्री का। अगर कोई ऐसी कंपनी जिसमें रेस्ट्रिक्शंस होता है तो वो रेस्ट्रिक्शंस वाली कंपनी कहलाती है प्राइवेट
लिमिटेड कंपनी। क्लियर है बातें? ठीक है, मेरी मीन्स वो किसी को एंट्री नहीं दे रहे, और अगर वो पब्लिक को कहने लग जाते हैं कि पब्लिक का वेलकम करने लग जाते हैं, तो उस केस में वो ए बी एंड नंबर ऑफ पर्सन, तो यहां पर इस कंपनी का नाम पब्लिक आने लग जाता है, लेकिन उस पब्लिक आने की कंडीशंस है ए बी। ठीक है, अब ऐसा कब होता है? 500 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ इनके पास है, 200 करोड़ इनके पास है, तो ऐसा तभी हो सकता है व्हेन दे रिक्वायर सम मनी विच दे आर नॉट हैविंग, यानी 200 करोड़ के लिए इन्होंने पब्लिक को इनवाइट कर लिया। ठीक, अब यही पब्लिक जिसमें सर इसी को आईपीओ कहते हैं क्या? हाँ, इसी को आईपीओ प्रोसेस कहते को हैं क्या आईपीओ सर? बोलते हैं, इसी प्रोसेस को आईपीओ बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं और एलोबरेट करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट में क्या होता है कि यहां पर कंडीशन लेस देन 50% वाली है, लेकिन यही कंपनी जब किसी केस में ए बी और इनका हो जाता है मोर देन 50%, और जिसमें से मेजर पार्ट गवर्नमेंट का होता है, तो उसी को हम गवर्नमेंट कंपनी या पीएसयू बोलते हैं, गवर्नमेंट या पीएसयू बोलते हैं। बातें बहुत बेसिक सी हैं, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो पूरे शेयर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं, एक और केस लेते हैं। उस केस में हम लोग 100% गवर्नमेंट का लेते हैं, तो वो भी क्या है? पीएसयू है या पब्लिक कंपनी है, लेकिन 100% गवर्नमेंट है, अगर वो गवर्नमेंट के पास शेयर है। तो हमारे इंडिया में ये जो 5 टाइप का मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यही स्ट्रक्चर रन होते हैं। मैं इनकी नंबरिंग करता जा रहा हूं। फर्स्ट तो ये है प्रोपराइटर, सेकंड में ये मैं कंपनी की तरफ इसलिए आ गया क्योंकि शेयर में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और दिस इज 3rd नंबर एंड दिस इज 4 नंबर एंड दिस इज 5। तो ये 5 टाइप की कंपनीज एक तरह से रन करती हैं, जिसमें ये जो रेस्ट्रिक्शन से यहां आए थे हम, यहां पे एंट्री अलाउड कर दी थी। एंट्री क्या कर दी थी? अलाउड। और ये जो एंट्री अलाउड होती है, ये एंट्री अलाउड आईपीओ के थ्रू होती है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू होती है, यानी जब भी आप पब्लिक से पैसा लेंगे, पब्लिक से मनी मांगेंगे, तो आप इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालेंगे और पूरी पब्लिक को बताएंगे, जो भी पब्लिक लेना चाहे वो ले सकती है। क्लियर है? अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं 1 to 5। अगर हम 1 to 5 चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं? जो 1 to 5 का प्रोसेस है, 1 to 5, इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? नेशनलाइजेशन। और ये नेशनलाइजेशन अगर बैंकों की बात करें, 1969 में बहुत बड़ा हुआ था। सबसे पहला नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था, और उसके बाद 1955 में हुआ था, एंड देन 1969 और 73 में इस तरह हुआ। ठीक है, क्या हुआ था इसमें? मिस्टर ए नाम के सेठ ने कोई बैंक खोला, या ए बी नाम के सेठ ने कोई बैंक खोला। उसके बाद उन गवर्नमेंट ने, यानी अंग्रेज गवर्नमेंट ने, कुछ शेयर या पब्लिक ने उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया, और यहां जहां पर मोर देन 50% वाली पोजीशन पे आ गए, तो वो नेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस हुआ। क्लियर हुआ? अच्छा, आज के डेट में गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये जो पहला प्रोसेस तो ये था, ये वाला। आज गवर्नमेंट रिवर्स प्रोसेस में जा रही है। आज गवर्नमेंट इधर रिवर्स जा रही है, और रिवर्स प्रोसेस में जो जा रही है, इसको आप किस नेम से जान रहे हैं?
प्राइवेटलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। और ये प्राइवेटाइजेशन कैसे हो रहा है? या तो 100% गवर्नमेंट कंपनी का हो रहा है, या ऐसी कंपनी का हो रहा है जिसका 50% से ज्यादा शेयर है, लेट्स से 90%। तो उसमें क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही है। यहां पर ए और बी ने अपना स्टेक बेचा था, अभी गवर्नमेंट अपना स्टेक। तो बहुत सारी पीएसयूज जो है ऐसे है 80% या 75% पर आ गई है। लेकिन जैसे ही ये 50% से लेस हो जाएगा तो आप इस वाली पोजीशन पे आ सकते हैं जो ये प्राइवेट वाला है प्रोसेस, जिसमें पब्लिक का पोर्शन जो है कम हो जाता है। 50% से जैसे ही कम हो जाएगा पब्लिक का, तो प्राइवेट कंपनी के नेम से टर्म हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनी होती हैं वही कंपनी फॉरेन कंपनी भी बन सकती हैं। किस कंडीशन में बन सकती हैं? फॉरेन कंपनी कब बनेगी? जो हाँ, उसका सर, शेयर 50% से ज्यादा हो जाए सर। नहीं, वो तो प्राइवेट हुई। फॉरेन कंपनी कब बनेगी? जब एफआई ले लेंगे, 50% से ज्यादा शेयर सारा खरीद लेगा। सारे उसके शेयर फॉरेन कंपनी के नाम से ट्रांसफर हो जाए सर। एफआईआई फॉरेन कंपनी अगर होल्ड कर ले हाँ मोर देन 50% स्टेक। 50% शेयर, तो उसका नाम हो जाएगा फॉरेन कंपनी। ठीक है, और इन फॉरेन कंपनी का एक पॉइंट और है। इन फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में यह है कि उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ होना चाहिए? फॉरेन में होना चाहिए। इंडिया के बाहर। ठीक है, अच्छा, अभी इंडिया में जितने प्राइवेट बैंक हैं बड़े वाले, आईसीआईसीआई, HDFC। एचडीएफसी और यस बैंक भी शायद, और एक्सिस भी, एक्सिस। इनका 50% से ज्यादा शेयर फॉरेन कंपनियों के पास है। तो एक तरह से ये फॉरेन कंपनी है, लेकिन क्योंकि इनका हेडक्वार्टर इंडिया में है तो इसलिए अभी भी इंडिया का बोल देते। लेकिन इनका जो ओनरशिप है, वो ओनरशिप जो फॉरेन के लोग हैं उनके पास ज्यादा आ गया, यानी उनके इन्वेस्टमेंट यहाँ ज्यादा हो गए। ठीक है, और इसी के साथ एक वर्ड और आता है, एफडीआई। तो एफडीआई किस केस में है? जो अलाउड लिमिट्स हैं। ठीक है, अब अलाउ लिमिट बैंकों के लिए कितनी है, कोई बताएगा? 74% सर। हाँ, इसको मैं ऐसे करता हूं, इनिशियली 49% है हाँ 5 years तक, और आफ्टर 5 इट कैन गो अप टू 74। ठीक है, इंश्योरेंस में अभी आपने सुना था कि 49 था, लेकिन इस बजट में कितना कर दिया गया उसका? 100 कर दिया। नहीं, 74। 100 नहीं किया, 100 नहीं किया। इसीलिए आप देखोगे ये जितने आईसीसी इसमें करीब 71-72% ही उनकी स्टेक होल्डिंग है जो मेजर कंपनी बाहर की है, फॉरेन कंपनी। ठीक है, और इसका लॉजिक भी बता देता हूं मैं। ये जब भी एफडीआई की बात होती है तो आपको इसे लर्न करने के लिए एक तो 0% है, दूसरा है 24%, तीसरा है 49, 51, 74 और 100। यही स्लैब होते हैं कि 0% मीन्स नो एफडीआई। जैसे अगर हम बात करें जो हमारा एटॉमिक या स्पेस के प्रोग्राम है, उसमें अभी ऐसा नहीं है। 24% में थोड़ा रेलवे का, अब कुछ रेलवे में भी प्राइवेट चीजें आ गई है। रेलवे में कुछ परसेंटेज काम प्राइवेट को देने लग गए हैं। ठीक है, 49% की बात करें तो बैंक्स हैं, और अभी बीमा कंपनियां भी थी और आ गई। 51% की बात करें, ये जो 51% है एक्चुअली 51 से 74 है। ठीक, इसको 74 लर्न करेंगे तो आफ्टर 5 ईयर ही कहा जाता है, बैंक्स में, और इंश्योरेंस में तो अब इतना ही हो गया। 100% की बात करें तो बहुत सारे सेक्टर, चलो 2-4 सेक्टर बताइए
इसमें 100% एफडीआई अलाउड है? बोलिए। फार्मा है, फार्मास्यूटिकल है और ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, व्हीकल सब। इसमें चलिए, और बहुत सी चीजें एजुकेशन में भी कर रही है। कोई भी बाहर की यूनिवर्सिटी आके चाहे तो पूरा अपना जमीन खरीद के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकती है। तो जो सोशल वेलफेयर की चीजें हैं, सोशल वेलफेयर जहां पर भी है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि खूब सारा एफडीआई आए और यहाँ पे खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाए, क्योंकि आपको पता है कि बिल्डिंगें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो वो उसे वापस तो लेके जाएगा नहीं, डेवलपमेंट होगा यहाँ का, ठीक है। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटीज के पॉइंट है, उसमें वो 0% रखती है, ठीक है। और अगर हम 0% की बात करें तो पोस्ट ऑफिस भी हमारा क्या है, 100% गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। और अभी डिफेंस, बीएसएनएल की डिफेंस, बात भी हो रही है, लेकिन ये जैसे जैसे ये इनका ये इधर को डाउनवर्ड होते जाएगा तो कहाँ चले जाएंगे हम लोग, प्राइवेटाइजेशन। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज इस 3 नंबर वाले प्रोसेस की। किसकी बात करेंगे? 3 नंबर प्रोसेस की बात करेंगे। एक्सक्यूज मी तो सर, हम ये जो 3, तो कुछ पूछ रहे सर हैं? ये एफडीआई थोड़ा सा 2 मिनट जरा एफडीआई फिर से बता हाँ बिल्कुल। ये एफडीआई जो सीआईबी और जेआईबी वालों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। जेआईबी वालों में एक टॉपिक है रीसेंट बैंकिंग डेवलपमेंट करके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके, ऐसे ही एबीएम में भी है रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसमें एफडीआई का ये पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफडीआई में क्या है कि जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, तो गवर्नमेंट ने लिमिट अलाउ कर रखी है कि कोई भी इंडियन कंपनी में कितने परसेंट तक फॉरेन फॉरेन अच्छा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट का मतलब सीधे अच्छा कंपनी में पैसा लगाना। और यहां मैं एक फर्क और बताता हूं एफआईआई का। एफआईआई क्या होते हैं? शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हैं, शेयर मार्केट से परचेज करते हैं शेयर। लेकिन जो एफडीआई है वो सीधे स्टेक लेती है। स्टेक का मतलब मालिक बनना चाहती है, सीधे कहती है कि हाँ ठीक है, हम इसमें जो भी पैसा लगा रहे हैं आप उन पैसों का कुछ बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, कुछ करिए। जबकि शेयर परचेज करने में आपका राइट नहीं होता, वो शेयर लेके पैसा कुछ भी करे। यहाँ पे आपके डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है एफडीआई। और एफडीआई का जो रेंज है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट वेलफेयर के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि किसमें हमें कितने % का एफडीआई देना है, ठीक है। जी और एफडीआई के बेनिफिट्स हैं, कुछ लॉस भी हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। मतलब ये जो बेनिफिट हैं वो ये है कि टेक्नोलॉजी आती है, फंड आता है, इंडिया में डेवलपमेंट होता है। अब आज जो हम मोबाइल लेके घूम रहे हैं, आज 3G 4G की बात कर रहे हैं, तो बिना एफडीआई के नहीं हो सकता था वो, ठीक है। और एफडीआई के नुकसान ये है कि जब वो इंडिया आती है कंपनी, अपना पैसा लगा रही है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ ले जाएंगी? वो बाहर ही तो ले जाएंगी। दूसरा, वो अपने अकॉर्डिंग स्कीम्स लाती हैं, वो यहाँ के वेलफेयर से कोई कंसर्न नहीं होता उनको, उनको तो होता प्रॉफिट कमाना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तीसरा नंबर का पॉइंट है जिसमें हमने बोला कि हम इसको पढ़ेंगे 3 नंबर को, तो इसको पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर सर इसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या सर? इतना साल तक इधर रहेंगे करके ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है? देखो देखो एफडीआई वाला जो होता है उसमें तो वो जब इंडिया में आता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता, लेकिन वो अपना इतना पैसा लगा देता है। अब मान लिया उसने खूब बड़ा प्लांट बना दिया, अब वो विड्रॉ करना चाहता है तो विड्रॉ नहीं कर सकता। वो विड्रॉ कब करेगा मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ए भी तो इंडियन है, अब सी आया फॉरेन से, सी फॉरेन से आ गया, ठीक है। अब सी कहता है मैंने 300 करोड़ रुपए लगाए थे, मेरे को वापस दे दो। तो कौन वापस करेगा? कंपनी।
कंपनी ने उस पैसे का क्या करा, एसेट क्रिएट करे, इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट कर लिया। अब कंपनी को कहता ले जाना चाहता, कहते ले जाओ अपना मकान दुकान ले जाओ, नहीं ले आ सकते ना, नो सर। ठीक है। अब कैसे हो सकता है, वो सी आउट हो और डी इन हो जाए, इन हो जाएगा। हाँ हाँ, यानी सब्स्टिट्यूट होगा। सबसे- जो कैपिटल है किसी कंपनी की, उस कैपिटल का अगर आउट होने की बात आएगी तो पहले इन होगा, यानी दोनों रिएक्शन सेम टाइम पे होंगी। और अगर एडिशन और होने लग जाए यहां पे, जरा बताइए, इसमें ई एफ जी आ गए, 50 करोड़ इसने दे दिया, 100 करोड़ इसने दे दिया और 300 इसने दे दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा कंपनी पे? कंपनी की कैपिटल 500 करोड़ थी, बताइए क्या फर्क पड़ेगा कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा इससे, इनके आने से? शेयर ज्यादा उसी का चला जाएगा सर, नहीं, शेयर जो ज्यादा नहीं फॉरेन में। जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि उसका कैपिटल 500 था पहले, प्लस 450 और हो जाएगा, उसका कैपिटल हो जाएगा 950, यानी कंपनी बड़ा हो जाएगा बहुत। और बड़ा हो जाएगा कंपनी, स्ट्रांग हो तो जाएगा, कंपनी के एसेट क्या हो जाएंगे, प्लस। बढ़ जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक। तो यहां ये बात आ रही है कि किसी का इन होना, आउट तो हो ही नहीं सकता। आउट कब होगा, जब कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। लिक्विडेट का मतलब एंडिंग पे आ जाएगी। कंपनी का लिक्विडेशन होता है ना, एंड हो जाना, क्लोज हो जाना कंपनी। और क्लोज होगी तो क्या होगा, सारे एसेट्स क्या होंगे, सेल हो सेल होंगे। सोल्ड आउट होंगे। हाँ, सोल्ड आउट होंगे तो हो जाएगा। ठीक। सर, आजकल जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यही एग्जाम्पल है ना सर? जो रिलायंस रिलायंस का शेयर इंडस्ट्री है में ना, फॉरेन बाहर वाले बेच रहा लाके है। पैसा लगा रहे हैं ना। हाँ 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 बिल्कुल। तो सेम पेट्रोलियम आप। इंडस्ट्री में जितना एफडीआई अलाउड होगा कर सकते हैं। अच्छा, यही एग्जाम्पल है ना सर, जो सब फॉरेन वाला आके अपना इंडियन कंपनी का जो नहीं, हिस्सा वो ले रहा है। एग्जांपल भी है। अपना इंश्योरेंस वाला जो एफडीआई में है, इंश्योरेंस में आप देखोगे, इंश्योरेंस में जितनी भी कंपनी के नेम सुनना जरा, क्या है, टाटा, एआईजी, बजाज अलायंस। अलायंज, बिरला सन लाइफ। सन लाइफ। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का मतलब ये फॉरेन की कंपनी है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एसबीआई लाइफ की। अच्छा कोई अच्छा, एसबीआई का हाँ, बंदा बैठा है, तो बताओ एसबीआई लाइफ में जो वो है एफडीआई है, कौन सी कंपनी का है? AIG सर। इसका अला नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है सर, आई फॉरगेट द नेम। एसबीआई लाइफ तो खुद का ही है। नहीं नहीं, फॉरेन कंपनी है सर, जो एआईजी है 74 सर, ऑस्ट्रेलिया की। देखो, एक है एआईजी। एआईजी की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप ना। और इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है शायद उसका नाम, इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ऐसे कर कुछ नाम ये है। पूरा पर मेरे को तो ऐसा याद है कि इसका साथ कार्डिफ का है। कार्डिफ सर, कार्डिफ जनरल के साथ है सर, जनरल के साथ है है। सर, किसी हाँ, का जनरल इसका के साथ। आईएजी के जनरल के साथ है। तो मैं ये कह रहा था कि जो आईएजी का है वो तो है एसबीआई जनरल के साथ, ठीक है, इसका नाम एसबीआई जनरल लिखा हुआ है, और कार्डिफ का है एसबीआई लाइफ के साथ। तो आप एक बात देख रहे हैं कि यहाँ एसबीआई के साथ कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है, एसबीआई के साथ कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है। क्यों? जबकि इन सब के साथ इनके नेम लिखे हुए हैं, क्योंकि एसबीआई इज बिग ब्रांड। वो कहता नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पैसा तो आपका लूंगा, काम भी आपके साथ करूंगा, नाम अपना चलाऊंगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, पीएनबी, मेट लाइफ, सुना है आपने? यस सर, सुना है। सर, ये एफडीआई के केस में
जो फॉरेन कंपनियां आती हैं तो यहाँ के किसी कंपनी में ही मतलब इन्वेस्ट करती हैं, वो अलग से भी तो कंपनी खोल सकती है, खोल सकती है। अगर वो भी एफडीआई में ही है। यहाँ पर मैं बताता हूँ, अगर वो यहाँ कंपनी खोलेगी तो जी जैसा हमने चार्ट में बताया आपको, अगर वो बैंक खोलेगी तो वो हाँ। यहाँ के भी पार्टनर लेगी, यानी अच्छा जी 49% तो बाहर से आ सकता है, लेकिन बाकी जी पार्टनर हाँ, इंडिया से लेगी, तब खोल सकती है। और अगर अच्छा वो जी 100% वाली है, उसको सर मार्केट भी तो सेटअप करने में फिर टाइम लगेगा, इसलिए उसको मार्केट मिल जाता है एफडीआई में। हाँ ये बेनिफिट है। अगर वो किसी के साथ टाई अप करके खोलती है तो उसे फायदा रहता है, उसके पास रेडीमेड मार्केट मिलता है, ठीक है, उसे केवल पैसा लगाना होता है, बाकी लोग यहाँ के स्टाफ करते हैं। जैसे स्टेट बैंक के साथ कोई जुड़ेगा तो वो स्टाफ करेगा ना काम, है ना। जैसे जीरो पर जी सुरेश मीना जी सिक्योरिटी के बोले केस एसबीआई में लाइफ एबीएन सर, परिबास कार्डिफ। जैसे सिक्योरिटी के केस में सर जो हाँ आपने 0% एफडीआई है, तो यहाँ के जो भी सिक्योरिटी संबंधी जो भी कंपनियां हैं उसमें वो शेयर भी नहीं ले सकता और अलग से खोल भी नहीं सकता, मतलब नहीं, 0% शेयर का। तो अगर पब्लिक में होगा तो ले सकता है। अगर उस कंपनी ने, जैसे मैं बात करूं, जैसे मान लिया इसरो है, हाँ, अगर इसको पब्लिक में शेयर फ्लोट कर देगा तो ले सकता है, एफआईआई के थ्रू लेगा। वो जो शेयर लेना अलग चीज होती है, शेयर लेने में राइट कम मिलते हैं, यानी शेयर लेने में आपने शेयर तो ले लिए, लेकिन जो बड़े मालिक हैं वही डिसाइड कर रहे हैं, आप तो पर बैठे हुए हैं। लेकिन एफडीआई में तो आप सीधे मीटिंगों में बैठ रहे हैं, और इसीलिए तो एफडीआई की पहली सीलिंग कितनी है, 24%। 24% से जैसी ज्यादा आएगा तो वहां पर आप ये समझ लीजिए कि उसकी जो कंट्रोलिंग है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मतलब कंट्रोलिंग जो है 0% जिसमें एफडीआई है उसमें मतलब पार्टिसिपेट भी मतलब नहीं कर सकते और ना ही कोई कंपनी खोल भी सकते, जैसे यहाँ पे इंडिया में नहीं, वो तो जिसका खोल ही नहीं 0% पाएगी, बिल्कुल एफडीआई, नहीं खोल पाएगी, बिल्कुल खोल भी नहीं सकते। जीरो में तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगी। ये अच्छा, इस ठीक एक सर, करेक्शन ओके। कर लेना, ये 26% है। हाँ, और 26% की कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। 26% अगर किसी कंपनी ने मार्केट में अगर शेयर ले लिए एफडीआई में या पैसा लगा लिया, तो उस पर बहुत बड़े बड़े राइट आ जाते हैं, वो मीटिंग में डिसीजन लेने में इंटरफेरेंस शुरू कर देता है। और आपको बता दें, जो टाटा ने जगुआर को खरीदा था ना, वो इसी स्ट्रेटजी में खरीदा था। क्या क्या स्ट्रेटजी थी उसकी? उसकी स्ट्रेटजी थी किसी भी तरह 26% शेयर लाना, और 26% शेयर लाने के लिए उसने क्या किया, उसने 26% शेयर लाने के लिए बहुत सारे लोगों को पीछे लगा दिया। पीछे लगा दिया का मतलब क्या है, उसने कहा कि भाई तुम 1% लो, तुम 2% लो, बोले चुपचाप से बहुत सारे लोगों ने उसके खूब सारे शेयर खरीद लिए। और जब बहुत सारे शेयर खरीद लिए, बाद में वो सारे शेयर किसके पास आ गए? टाटा के पास आ गए, टाटा के पास। मैं बात कर रहा था टाटा की स्ट्रेटेजी की। तो टाटा ने क्या किया, ये एक टाटा है, टाटा, ठीक है। ये टाटा ने बहुत सारे लोग मार्केट में छोड़ दिए, और उन्होंने क्या करा, 5%, 1%, 2%, 7%, 3%, ये सारे शेयर्स लिए इनके, जगुआर के, ठीक है। और ये सारे टाटा के आदमी थे। यस सर सर। आ रही है। हाँ, आ रही है सर, आ रही है। 26% कर लिया किसने किसने। तो जगुआर की जो ओनरशिप थी उसमें 26% ये सारे शेयर जिसने भी लिए उसने टाटा को दिए, क्योंकि टाटा के ही आदमी थे। अब 26% क्या हो गया, टाटा का हो गया। अब वो टाटा जो जगुआर कंपनी के डिसीजन लेने लगे, मतलब उसमें इंटरफेरेंस टाइप का शुरू हो, तो धीरे धीरे करके उसने अपना स्टेक बढ़ाना शुरू किया। फिर एक बार जगुआर ने क्या, भैया पूरा ही ले जाओ और हमको क्या दे दो, पैसे दे दो। तो 26%, इसीलिए जो ये वाला पॉइंट लिखा था मैंने, ये जो 26% वाला पॉइंट लिखा था मैंने, ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें अगर पब्लिक से पैसा लेना है तो पब्लिक को ऑफर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पब्लिक को ऑफर करना पड़ेगा। और पब्लिक को ऑफर करने का क्या आता है मार्केट में? एडवर्टीजमेंट आता है। और ये जो एडवर्टीजमेंट है, इस एडवर्टीज को निकालने के लिए एक कंपनी होती है, उसका नाम क्या होता है? रजिस्ट्रार। ये रजिस्ट्रार सेबी और आरओसी में एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस डालती है। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस का मतलब अपना इंटरेस्ट डालती कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे, पूरा डिटेल प्लान देती है। और आफ्टर 21 डेज अगर नो ऑब्जेक्शन है, नो ऑब्जेक्शन है, तो ये मार्केट में ऑफर ले आई। अब ऑफर को क्या करेंगे लोग? सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे? सब्सक्राइब करते हैं। और ये जो सब्सक्राइब करने के लिए एक इश्यू पीरियड होता है। क्या होता है? इश्यू पीरियड। आमतौर पर वो 3 डे का होता है। और लोग इसको अप्लाई करने के लिए मनी प्लस डीमेट अकाउंट, ये दोनों चीजें प्लस एप्लीकेशन, ये तीनों चीजें अगर जाती हैं, अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद ऐसे नंबर ऑफ पीपल अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के लिए वो अपनी एप्लीकेशन को भेजते हैं। तो अप्लाई जहां करेंगे वहां पर अगर जो एप्लीकेशंस हैं वो लेस देन 90% है, तो इसको बोलते हैं फेलियर, कि आपका जो आईपीओ है वो क्या हो गया? फेलियर। ठीक है। सेकंड केस में क्या होता है कि लगभग फेल्ड हो जाता है, यानी कि 90 से 100%। तो जब 90 से 100% होता है तो उसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड, और इसको बोलते हैं क्या? अंडर सब्सक्राइब। और अगर इन केस बहुत सुपर डुपर चले जाएगा, इतनी एप्लीकेशंस आ जाएंगी तो मोर देन 100%, तो इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। क्लियर हुआ ये पोजीशन? मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि ये जो इश्यू आता है ये कौन लेके आते हैं? ये वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो इश्यू लेके आते हैं? बोलिए। कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट तो खुद निकालती है ना सर? नहीं, वो एडवर्टीजमेंट निकालने के लिए कौन लोग मदद करते हैं उसको? सेबी सर? बिल्कुल नहीं, सेबी रेगुलेटिंग बॉडी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर आरओसी नहीं सर, आरओसी है। स्टॉक एक्सचेंज। आरओसी को केवल इन्फॉर्म किया जाता है। सर ब्रोकर हाउस? ब्रोकर हाउस केवल आपकी एप्लीकेशन को एक तरह से एजेंट बन के पैसों वालों तक आते हैं। ब्रोकर से ही पहले होता है सर, रजिस्ट्रार लाते हैं, रजिस्ट्रार। अच्छा। अभी मैंने पहले ही थोड़ा बोला था कि ये सारा जो प्रोसेस होते हैं वो रजिस्ट्रार करते हैं। ये जब आपका जेआईबी का पहला यूनिट है उसमें रजिस्ट्रार वर्ड है, देखिएगा वो रजिस्ट्रार यही है। ये रजिस्ट्रार ऑफ क्या होते हैं? आईपीओ। हाँ, और होते ये बेसिकली बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। ये एक्सपर्ट होते हैं इन कामों में कि किसी कंपनी का हम शेयर कैसे फ्लोट करें मार्केट। ठीक है। अब यहाँ एप्लीकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, और इसके बाद ये कंडीशन तो फेल हो गई।
ये वाली ओके हो गई। और इस वाली कंडीशन में कि कुछ एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं, क्या करनी पड़ेंगी आपको, ये एप्लीकेशन रिटर्न भी करनी पड़ती है अगर ओवर सब्सक्राइब है। अब ओवर सब्सक्राइब में कोटा होता है, इसको समझ लेना जेआईबी वालों, ये मैं बुक में भी दिखाऊंगा। कोटा होता है, और कोटा क्या है, इस तरह से डिवाइड होता है। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है नॉन इंडिविजुअल। इसमें जो है कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, FII एटसेट्रा आते हैं। और इसमें जो है दो कैटेगरी होती है, एक रिटेल और एक होता है HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, तो इनका जो है 35% का कोटा होता है, इनका 15% कोटा होता है, और इनका 50% कोटा होता है। तो जो ये अलॉटमेंट होते हैं इस कोटे को ध्यान में रखते हुए होते हैं। ठीक है, ये तो ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, ये, लेकिन ये ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो इनका कम हो जाएगा। तो रिटेल वालों का भी कोटा है वहां पर, 35% तक रिटेल इन्वेस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर वो है जिसकी डेफिनेशन में अप टू 2 लाख तक जो इन्वेस्ट करता है, इसको हम डिपॉजिट नहीं बोलते हैं, इन्वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात ये? तो इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, और इसमें जो है मैंने बोला कंपनी, FI और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं। और इन्हीं को जो हमारा नॉन इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल में एक बहुत बड़ा नाम आता है QIB। क्या बोलते हैं इसको, आप लोग रिवाइज करिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो बिग डील करते हैं। क्या करते हैं? बिग डील करते हैं। लेट्स से 50 करोड़ की डील करते हैं, 200 करोड़ की डील करते हैं, बड़ी बड़ी डील्स करते हैं। तो इस कोटे के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट किया जाता है। इसी में आफ्टर अलॉटमेंट क्या होता है? आफ्टर अलॉटमेंट ये जो रजिस्टर्स हैं, जो रजिस्ट्रार ने रजिस्टर मेंटेन किए हैं, हैंडओवर हो जाते हैं, हैंडओवर टू डीमेट अकाउंट कंपनीज। जरा मुझे आप लोग बताइए कौन कौन सी डीमेट अकाउंट कंपनी है, बोलिए। कार्वी, मोतीलाल ओसवाल सर। और कार्वी, कार्वी, स्टॉक है, कार्वी, यूपी MOSL, स्टॉक, जीरोधा, जीरोधा है, अपिक और स्टॉक है। रैली गियर है, और बहुत सारे हैं। ठीक है, पर आपने जो बोला ये सारे ब्रोकर्स कंपनी है, ये ब्रोकरेज हाउसेस हैं, ब्रोकरेज हाउसेस हैं। और मैंने पूछा था डीमेट अकाउंट की कंपनी कौन सी है? NSDL। नीलोफर, गुड, NSDL। एंड एक और है, एक और बता दो चलो। CDSL। बिल्कुल नहीं, इंडिया में केवल 2 ऐसी CDS। कंपनी है जो डीमेट अकाउंट मेंटेन करती हैं। क्या करती हैं? अच्छा, इन कंपनीज को हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी। ठीक है, और आप लोगों में से किसी का डीमेट अकाउंट है? यस सर, है ना मेरा। कहाँ का है बताइए? CDSL है सर। तब मेरा है कहाँ का? NSDL। CDSL। CDSL। मेरे ख्याल से आपको पता ही नहीं होगा आपके किसके साथ है। यस सर है, CDSL से है। चलिए, चलो अच्छा। आमतौर पर आपको ऐसा पता होगा कि मेरा डीमेट अकाउंट ICICI बैंक का है, मेरा डीमेट अकाउंट एक्सिस बैंक का है,
तो ये जितने नाम मैंने बोले वो सब लोग अपना मतलब आपका जो डीमेट अकाउंट है वो यहाँ या यहाँ ही खुलवाते हैं। वो केवल एक ब्रोकरेज टाइप की वो करते हैं, ठीक है। तो आपका अकाउंट अल्टीमेटली खुलता यहाँ पर है। तो कुछ लोगों ने CDSL बोला, तो आप लोग अपनी जांच कर लीजिएगा आपका किसके साथ अकाउंट है। जैसे मैं बोलूं कि गैस की सब्सिडी देने के लिए अकाउंट खोलना है, तो आप कहाँ जाके खोलते हैं? बैंक। बैंक, उसको हम बोलते हैं CBS बैंक। क्या बोलते हैं? CBS। CBS बैंक में खुलवा लो बोलते हैं। तो आपके पास कितने ऑप्शन है? 50 से भी ज्यादा ऑप्शन है। किसी बैंक को खुलवा सकते हैं जो CBS है। लेकिन जब डीमेट अकाउंट की बात आती है तो आप जिससे भी खुलवाते हैं, खुलता या तो CDSL में है, NSDL में है, या CDSL में, ठीक है। तो रजिस्ट्रार का काम क्या होता है? रजिस्ट्रार जैसे ही अलॉटमेंट करता है तो आपके नेम को वो आपकी डिपॉजिटरीज को भेज देता है। सपोज कीजिए मिस्टर ए ने एक अकाउंट खोला हुआ है। कौन सा अकाउंट? डीमेट अकाउंट। तो उसका ऐसे क्या होता है कि उसके अकाउंट में डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। सपोज कीजिए उसके पास उस कंपनी के पहले से 20 शेयर थे और आपने 30 और ले लिए, तो वो आपके कितने शेयर कर देंगे? 50 शेयर्स, ठीक है। और अगर आप सेल करेंगे तो माइनस कर लेंगे, अगर 10 शेयर माइनस करें तो 40 शेयर, ठीक है। क्लियर हो गया? और यहां तक के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। और डिपॉजिटरीज के पास जब आपके शेयर्स जाते हैं, शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? लिस्टिंग होती है इनकी। क्या होती है? लिस्टिंग। लिस्टिंग कहां पे होती है? एनी, बोलिए। स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में आपकी लिस्टिंग हो। और लिस्टिंग होना मींस अवेलेबल टू ऑल पब्लिक। सबके लिए मिल गया। काहे के लिए? सेल और परचेज के लिए, ठीक है। और यहां से जहां से वो लिस्टिंग हो जाती है, लिस्टिंग के बाद का जो मार्केट होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा मार्केट? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट में जब शेयर आ गया तो वो कभी भी आप सेल करें, परचेज करें, सेल करें या परचेज करें, ठीक है। और प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जो IPO में सब्सक्राइब करते हैं। म्यूचुअल फंड की बात होगी तो किस में सब्सक्राइब करते हैं? NFO में सब्सक्राइब करते हैं। और ट्रेजरी बिल की बात होगी तो ट्रेजरी बिल को कौन सब्सक्राइब कर सकता है बताइए? प्राइमरी डीलर सर। बिल्कुल, वेरी गुड। PDs करते हैं। आपने सुना होगा कि PDs जो होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उठाते हैं प्राइमरी मार्केट से, और उसके बाद वो कहां सेल करते हैं? सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। तो ये हमने आज आपको प्रोसेस बताया कि कैसे मार्केट में कोई भी शेयर फ्लोट होता है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। एक तो जिसने अपनी कंपनी में स्टेक देना होता वो, जिसने लेना होता वो, रजिस्ट्रार जो उसकी सारी फॉर्मेलिटी करता है, सेबी जहां आपको सबमिट करना होता है, ROC जिसको आपको इन्फॉर्म करना होता है, और ब्रोकर हाउस जो आपकी एप्लीकेशन तो पब्लिक तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और CDSL और NSDL जो डिपॉजिटरीज होती हैं वो आपके अकाउंट को मेंटेन करती हैं। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंजेस का रोल आता है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस आपके शेयर्स को लिस्ट करते हैं और प्राइसिंग करते हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ पर प्राइस जो थे 10 रुपीज थे, और जिस दिन लिस्टिंग हुई उसके प्राइस हुए 10 रुपीज 20 पैसा।
तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि शेयर कैसे हो गया आपका, अब प्रीमियम पे है, एट प्रीमियम बोलेंगे। और अगर 10 का 970 हो जाए तो एट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। और 10 का 10 पे ही खुलेगा एट पार। ये हमने उसमें फॉरेक्स वाले में भी पढ़ा था, ध्यान है आपको? क्लियर होगी बात? अच्छा, और एक बात करते हैं, जब भी शेयर इश्यू होता है, एक तो हमने बोला था इश्यू डेट, एक तो हमने बोला था क्या, इश्यू डेट। इश्यू डेट, इसके साथ था इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस में कई सारे प्रोसेस होते हैं। एक तो हो गया फिक्स प्राइस, एक होता बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग प्राइस, बुक बिल्डिंग प्राइस जो होता है वो बिड प्रोसेस से होता है। किससे होता है? बिड प्रोसेस। अब बिड प्रोसेस से मतलब क्या होता है कि एक रेंज आपने दे दी कि 138 टू लेके 149 तक, इसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस और इसको बोलते हैं टॉप प्राइस। अब क्या होता है कि सपोज कीजिए कंपनी सोचती है कि मेरा जो शेयर का प्राइस होना चाहिए इस रेंज में होना चाहिए, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में कंपनी चाहती है कि मेरा जो शेयर है वो कितने का बिके, कॉस्टली बिके। तो लोग कोट करते हैं, बिड करते हैं। कोई कहता है मैं तो 139 में लूंगा, कोई कहता है 142 में लूंगा, कोई कहता है 149 में लूंगा, कोई कहता है 138 में लूंगा। तो कंपनी क्या करती है, जो मैक्सिमम प्राइस वाले लोग होते हैं उनको ही शेयर अलॉट करती है, और उससे क्या होता है, उसके शेयर के प्राइस बनते हैं, बुक बिल्डिंग होती है उसकी। क्लियर हो गई बात? हाँ क्लियर हो गया हाँ सर। सर, ठीक है। क्लियर है सर, क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा हम इसको थ्योरेटिकल पॉइंट से लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, एक ये यूनिट है रोल एंड फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट मतलब सेबी का काम, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी और कैपिटल मार्केट के बारे में था। तो इसमें जो है जितने वर्ड्स हैं, देखो अभी हमने कई सारे वर्ड यहाँ सामने लिखे हुए हैं, देखो लिख रहे हैं, दिख रहे हैं। हमने इसकी बात किया, इसकी बात किया, इसकी बात किया, थोड़ा इसकी बात कर ली, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी हम कॉमनली जो कैपिटल मार्केट की टर्म है उसकी बात कर ली, ठीक है। आसबा की बात करते हैं अभी, तो इनको हम लेके एक एक करके चलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट आपको समझ में आ गया कि ऐसा मार्केट जो किसी भी फर्म या बिजनेस हाउसेस को फंड अवेलेबल कराता है, और वहां पे लोग जो जिनको पैसा चाहिए कंपनी, वो जो पैसा देने वाले, वो सब लोग अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी मार्केट की हमने बात की थी, इसमें बोला था कि फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग कैपिटल ऑफ फंड the issue of securities, shares and bonds in primary market is subject to the fulfillment of number of pre-issue guidelines by SEBI and compliance to various provision of the Company Act। तो जो भी लोग कंपनी एक्ट की और सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं वही लोग इशू में आ सकते हैं। और प्राइमरी मार्केट इसको बोलते हैं पब्लिक इशू, ठीक है। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट। तो क्या है, दो पार्ट में है, एक तो पब्लिक इश्यू है और एक प्राइवेट प्लेसमेंट है। पब्लिक इश्यू जो हमने आज सारी बात करी, प्राइवेट में क्या है, बहुत जो रेगुलेटेड लोग हैं या लिमिटेड लोग हैं। पब्लिक में तो कोई भी आ सकता है, ठीक। और देयर आर नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज। तो प्राइमरी मार्केट में इंटरमीडियरी, जैसे हमने बोला शेयर ब्रोकर बोला, वो इंटरमीडियरीज हैं, रजिस्ट्रार, डिपॉजिटरीज, इस पूरे प्रोसेस में बीच में जो लोग हैं, सच एज मर्चेंट बैंकर,
इश्यू मैनेजर, लीड अरेंजर, ये सारे लोग इसके इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट की बात बोली, वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड आफ्टर बीइंग इनिशियली ऑफर टू द पब्लिक। तो हमने बताया था कि प्राइमरी मार्केट के बाद जब लिस्टेड हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, उसी के बाद जो है सेकेंडरी मार्केट का रोल आता है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी और डेट दोनों तरह की सिक्योरिटीज अवेलेबल होती है। सिक्योरिटी मार्केट इन द ट्रेडिंग एवेन्यू इन विच ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्री इश्यूड सिक्योरिटी आर ट्रेडेड अमंग्स इन्वेस्टर। तो ये बता रही है कि भाई जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी उसको ट्रेड किया जाता है, ठीक है। और एक बात और है इसमें, ये जो सेकेंडरी मार्केट है या तो ऑक्शन से होता है और ये डीलर मार्केट। तो ऑक्शन में क्या होता है, ओपनली पब्लिक को बुलाता है भाई कितने में खरीदोगे, और डीलर में क्या होता है, जो डीलर होते हैं वही डील करते हैं। While stock exchange is the part of an exchange auction market। अब देखो सुनना, जब आप शेयर आज की डेट में खरीदना चाहते हैं तो आपको अपना एक प्राइस वो करना पड़ेगा, उस प्राइस पे अगर कोई बेचने वाला होगा तभी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने यदि दे दो, नहीं, वो बेचने वाला भी तो उस रेट में रेडी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या, ओवर द काउंटर मार्केट इज ए पार्ट ऑफ द डीलर मार्केट। तो दो बताया ना इसमें, एक बताया इसने ऑक्शन वाला और एक बताया कौन सा वाला। तो ओवर द काउंटर का मतलब एक जना बेच रहा है, एक जना खरीद रहा है, वो इसके पास गया और उसने उसको दे दी, ठीक है। फॉर जनरल इन्वेस्टर द सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड, अच्छा जो आमतौर पर जनरल इन्वेस्टर है उनके लिए जो भी अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है वो, सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, एक ये लिखा हुआ प्राइस डिस्कवरी, ये क्या मतलब होता है? प्राइस डिस्कवरी का मतलब होता है जब आप कोई चीज बाजार में कई लोगों के सामने बोलेंगे भाई मैं लेना चाहता हूं, तो वो कोई बोले इतने का लेना चाहता हूँ, इतने, तो जितने में डील स्टक होती है, कंप्लीट होती है, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी। और इसी के अकॉर्डिंग जब इवनिंग में जब शेयर मार्केट बंद होता है तो कहते हैं आज इतने रेट पे बंद हुआ, मतलब वो प्राइस है, या दिन में जब भी डील हुई थी उसकी, उससे सब, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें, इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, इसमें 22 लिखा हुआ, लेकिन ये बहुत फिक्स नहीं है। इसमें जनरल क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर जो कोई कंपनी आईपीओ इशू करती है, पब्लिक उसको सब्सक्राइब करता है, उसके बाद अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो पब्लिक का पैसा कहाँ से रिकवर होगा? कहीं से नहीं होगा। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कंपनी का पैसा जो उसके एसेट्स हैं, अगर उनका सेल होके मिल सकता है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, पैसा डूब गया। और सर वो कौन सा शेयर इशू करती है कंपनी आईपीओ में? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कौन सा शेयर इशू करती है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। ये कवर हम करेंगे कितने टाइप के शेयर होते हैं, और इसमें जब इश्यू होते हैं तो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं ना, इक्विटी शेयर्स इश्यू होते हैं। यस सर। इक्विटी शेयर होल्डर में कंपनी का मालिक होता है सर, ऑनर होते हैं शेयर होल्डर, हाँ, जिसके पास जितना परसेंट होगा शेयर वो उतना परसेंट का मालिक होगा। और पूछिए, बहुत सारे जनरल क्वेश्चन आते हैं सर। अभी सेकेंडरी मार्केट में अपन ने दो चीज देखी थी, इक्विटी मार्केट और डेब्ट मार्केट, का क्या होता है? अच्छा, तो बताते हैं। देखो, जो ये डिवेंचर इश्यू होते हैं ना कंपनी के, और बॉन्ड इश्यू होते हैं, इनको हम बोलते हैं डेट मार्केट। और अगर शेयर इश्यू होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विटी मार्केट। और शेयर में एक बात बता दूं मैं आपको, शेयर में आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब कंपनी जब प्रॉफिट में आती है तो उसमें से कुछ परसेंटेज आपको बांट देती है। लेकिन जो अपना वो है डेट मार्केट में, डेट मार्केट में क्या होता है, उसमें जो फिक्स रेट फिक्स होता है पहले से कि आपको 5% 10% आपको देंगे, तो वही देती है एकदम, ठीक। सब बॉन्ड्स बताया आपने और शेयर एक ही चीज होती है? अलग अलग होते हैं।
नहीं नहीं, अलग अलग अलग। अलग होते हैं। बॉन्ड में क्या होता है कि कंपनी में मालिकाना अलग हक होते नहीं हैं। मिलता, ओके और शेयर में मालिकाना हक मिलता है, मतलब वो आप उतने उतने हिस्से के, छोटे से हिस्से के मालिक हैं। बॉन्ड एक तरह का क्या है, कर्जा ले रखा है उसने आपसे, लेकिन जो इक्विटी या शेयर है वो कर्जा नहीं है, वो आपने अपने हिसाब से उतना पैसा दे दिया है उसको, और वो कंपनी चलाएगी उस पैसे को। तो जो बॉन्ड होता है वो एक तरह का कर्ज होता है, और जो इक्विटी या शेयर होता है वो कैपिटल होती है। उसमें कंपनी को कोई ब्याज नहीं देना होता, इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करना होता। ठीक है, तो ओके अभी मैं बात कर रहा था कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, एमपी, लगभग हर स्टेट में आप देखिए, दिख रहा, हर स्टेट में। अब इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो या तो एसोसिएशन से बने हुए हैं, और या प्योर कंपनी कंपनी एक तो कंपनीज हो गई और एक हो गई एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो कंपनी क्या होती है, प्योर कॉर्पोरेट की तरह काम करती है, लेकिन जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो किस तरह काम करते हैं, ट्रस्ट में काम करते हैं। इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है सर, सुनिएगा सब लोग। अब कोई भी ट्रस्ट के रूप में काम नहीं कर रहा है, ऑल क्या हो गई, अब सारी क्या हो गई, कंपनीज हो गई, सारी क्या हो गई, कंपनी। तो कैसे वो ट्रस्ट अपने आप को कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर लिए सब लोगों ने। उन्होंने कहा भाई बंदी पे कोई काम नहीं करना, सारा काम क्या करना है, अब कॉर्पोरेट स्टाइल में करना है। तो यहां बोलता है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सच एक्सचेंजेस is the process of converting them into incorporate company, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यानी जो म्यूचुअली ओन्ड या एसोसिएशंस थी उनको शेयर होल्डर ओन कंपनी बनाना। तो अभी मैंने बताया कि ट्रस्ट टाइप के जो चल रहे थे उनको प्योरली कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है ये, और इस प्रोसेस को इज रेफर टू एज डीम्यूचुअलाइजेशन। ये क्लियर हुई बात? यस सर, क्लियर होगी। पहले जो है ट्रस्ट टाइप में कुछ कंपनियां चलती थी, ये 5-6 नाम लिखे हुए ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, लेकिन अब सारे ही स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में अब डीम्यूचुअलाइज हो गए, यानी कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ थोड़ी सी हिस्ट्री दे रखी है, देखो इसमें एक पॉइंट ये देखिए जरा, अभी हमने एफडीआई पढ़ा था ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन नाउ इन्वेस्ट अप टू 49% इन स्टॉक एक्सचेंज इंडिया। बात समझ में आई? जितनी इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज चल रहे हैं उसमें से कोई 49% शेयर फॉरेन कंपनी भी ले सकती है। ठीक है, हाउएवर लिमिट ऑफ 5% बियॉन्ड विच नो सिंगल इन्वेस्टर आइदर डायरेक्टली। अब ओवरऑल तो 49% है, तो कैसे होगा, 5, 5, 3, 2, 5, 5, 5, 5 ऐसे करके कई सारे लोग मिलके यहां तक आ सकते। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर कौन होता है, जो लोग सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं, और वो क्या काम करते हैं, ये सारा जो स्टॉक एक्सचेंजेस में एक मेंबर की तरह काम करते हैं, और उनको ट्रेडिंग करने की परमिशन होती है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं सब में स्ट्रिंग है, ही इज इनरोल्ड एज द मेंबर ऑफ कंसर्न सेबी। तो एक तो वो किसके मेंबर होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के, और एक किसके मेंबर होते हैं, सेबी। ठीक है, ये पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे थे, टाइप ऑफ शेयर्स में बात कर रहे थे, इक्विटी, इक्विटी शेयर, राइट इश्यू, बोनस शेयर, प्रेफर्ड शेयर, और ये। ठीक है, इससे पहले मैं इसको मैं कल कवर करूंगा, लेकिन मैं इससे पहले जो आज हमने वो प्रोसेस किया था ना आईपीओ वाला, उसे पूरा कर लेते हैं एक बार। आईपीओ में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम पूरा कर लेते हैं। एक तो ये कौन कौन लोग अपना आईपीओ निकाल सकते हैं, ये पॉइंट। जो अपना आईपीओ निकाल सकते हैं तो उसमें क्या है, एक एलिजिबिलिटी है कि कौन लोग कर सकते हैं। There are no eligibility norm for a listed company that is making a right issue। तो right issue ला रही है तो कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, पहले से एक लिस्टेड कंपनी। ठीक है,
There are also no eligibility norms for a listed company making a preferential issue. Preferential issue लाने के लिए भी कोई eligibility नहीं है. However, QIP, Qualified Institutional Placement, अभी सुनिएगा जरा, Qualified Institutional Placement, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने शेयर सिर्फ इनको बेचना चाह रहे हैं. Only those company whose share are listed in NSE or BSE and those who are having a minimum public float as required in terms of the listing agreement are eligible. तो वो क्या है, वही कंपनी जो पहले से कहाँ है, NSE और BSE में लिस्टेड हैं, वो QIP का प्रोसेस ला सकती है. ठीक है. अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया कि जब भी कंपनी पब्लिक इशू लाएगी, कंपनी मेकिंग ए पब्लिक इशू और लिस्टिंग कंपनी मेकिंग ए राइट इशू, more than 50 lakh is required to file a draft overdue. तो इसका मतलब हो गया कि आपको रिक्वायरमेंट कम से कम कितने की होनी चाहिए, more than 50 lakh. ऐसा नहीं कि आप 5 लाख रुपए लेने के पब्लिक पे चले जाएंगे. ठीक है. और ये जो ऑब्जर्वेशन लेटर होता है वो कितने दिन तक वैलिड होता है, 3 मंथ तक. यानी परमिशन के बाद आपको परमिशन मिल गई, आपको 3 मंथ में अपना IPO लाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी परमिशन वेस्ट हो जाएगी. ठीक है. कंपनी हैज टू ओपन इट्स इश्यू विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ. There is no requirement of filing any other document notice to SEBI in case of the preferential. जब आप preferential allotment और QIP करेंगे तो आपको ये वाली कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी. There, इसको सुन लें, there is no requirement of filing any offer document. Offer document का मतलब है कि जब आप SEBI को बोलते हैं कि हम पब्लिक से पैसा लेने जा रहे हैं, तो अगर आप ये कर रहे हैं, राइट इश्यू ला रहे हैं या पब्लिक इशू ला रहे हैं, तो SEBI के पास जाना पड़ेगा. लेकिन अगर आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हैं और QIP कर रहे हैं, QIP का मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो आपको पब्लिक के पास, SEBI के पास नहीं जाना. क्यों? क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल वाला मामला आ गया. ठीक है. इन QIP द मर्चेंट बैंकर हैंडलिंग, अच्छा मर्चेंट बैंकर क्या होते हैं, जो सारा काम में हेल्प करते हैं. हैंडलिंग द इश्यू हैज टू फाइल ए कॉपी ऑफ प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट विद SEBI पोस्ट अलॉटमेंट फॉर रिकॉर्ड. और अलॉटमेंट के बाद आपको SEBI को देना है, काहे के लिए, रिकॉर्ड पर्पज के. क्लियर होगी बात? अच्छा आगे. द ड्राफ्ट offer document filed by the merchant banker is also placed on the website of the public comments. Officials of SEBI at various level examining the compliance with DIP guideline ensure that all necessary, यानी वो जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसमें SEBI पूरा देखती है कुछ ऐसी चीज तो नहीं जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम हो. जरा SEBI की पंचलाइन कोई बता दे जरा. ऑफर डॉक्यूमेंट मींस प्रोस्पेक्टस. किस केस में? पब्लिक केस इशू में. ऑफर फॉर सेल, लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट इश्यू. तो राइट इश्यू में ऑफर फॉर सेल या लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं, और पब्लिक इश्यू में उसे प्रोस्पेक्टस बोलते हैं. ठीक. अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मींस ऑफर डॉक्यूमेंट इन ड्राफ्ट स्टेज, यानी अभी वो फाइनल नहीं हुआ. ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आर फाइल्ड विद कहाँ? SEBI. एटलीस्ट अब ध्यान देखना 21 डेज, मैंने बोला था ना कि 21 डेज आप उसे ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखेंगे. अगर SEBI ने कोई चेंज नहीं किए तो आप IPO ले आइए, अदरवाइज SEBI में स्पेसिफाई चेंज, कभी वो अपना चेंज भी कर सकती है. तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, वो चेंजेस को ड्राफ्ट ऑफर में लाने पड़ेंगे. ठीक है. एक क्वेश्चन बताया क्या जी? 3 महीने के अंदर IPO लाना पड़ता है. नहीं, मैंने कहा 3 महीने के अंदर IPO लाना पड़ता बोला था. देखो इसमें ये क्वेश्चन इनका क्लियर कर लीजिए जरा. देखिए इसमें है, पहले तो आपने सबमिट किया ऑफर सबमिट किया प्लस 21 डेज, और उसके बाद
3 मंथ यहां पर आपको आईपीओ लाना है। अभी क्लियर हुई बात? ये वेट करना है आपको, इसमें आप आईपीओ नहीं ला सकते। जिस दिन डेट सबमिट करेंगे आप, उसके प्लस 21 डेज तक कुछ नहीं करेंगे आप। उस 21 डेज के बाद नेक्स्ट 3 मंथ के बीच में, जरूरी नहीं कि 21 डेज के बाद 22 डेज में ले आए, क्योंकि हो सकता है मार्केट उसमें अच्छा नहीं चल रहा हो, तो आप कहोगे रुक जाओ जरा, तो 3 महीने का समय आपको दिया हुआ। ये क्लियर हुआ पॉइंट आपको? चलो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स, is a prospect which does not have details of either price or number of shares being offered or the amount of। तो आप देखो, इसमें से एक चीज भी मिसिंग है अगर, तो उस ऑफर डॉक्यूमेंट को हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं। और इसमें आप एक बात और सुनिएगा कि जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल में बोला था कि प्राइस क्या है, ये है। नंबर ऑफ शेयर्स उसने बोला 20 लाख, अमाउंट ऑफ इश्यू बोला 500 करोड़। इनमें से एक भी चीज मिसिंग अगर कर दी जाए तो उस प्रोस्पेक्टस को हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। अब ऐसा सुनिएगा जरा कि वो क्या कहेगा कि प्राइस बताएगा ही नहीं, वो कहेगा मुझे इतने लाख शेयर इशू करने हैं और इतने अमाउंट के कर रहे हैं। तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए कितने का एक शेयर होगा। इन तीनों में से एक भी चीज मिसिंग है अगर, तो उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स, नहीं तो सिंपल प्रोस्पेक्टस बोलते हैं जिसमें सब कुछ होता है। दिस मीन्स दैट इन केस ऑफ द प्राइस इज नॉट डिस्क्लोज्ड, द नंबर ऑफ शेयर एंड अपर एंड लोअर प्राइस बैंड आर डिस्क्लोज्ड। तो ऐसा कब करता है? वो 10-10 रुपीज नहीं बोलेगा, वो बोलेगा 1, 1, 2, 1, 3, ऐसा कुछ बोल सकता है। ठीक है। और ये जो हमने टॉप और बेस प्राइस बोला था, इसमें जो इश्यू के बेस प्राइस और टॉप प्राइस होते हैं उसमें 20% का वेरिएशन से ज्यादा नहीं हो सकता है। देखिए आप, एक तो है प्राइस बैंड ऑफ 20%, जो गैप है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कैसे 20% का मतलब, अगर उसने एक प्राइस 150 रखा हुआ है तो 152 180 नहीं रख सकता वो, क्योंकि इसका जो 20% हुआ वो हुआ 180 तक रख सकता है। अगर हम 186 कर देंगे तो नहीं रख सकता। 100 to 118 रख सकता है, 100 to 109 रख सकता है, 100 to 130 नहीं रख सकता। ये क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। प्राइसिंग ऑफ द इश्यू में प्राइस बैंड, टॉप प्राइस, फ्लोर प्राइस, उन दोनों का बीच का जो गैप है, यहाँ पे लिखा हुआ अ फ्लोर प्राइस और ए प्राइस बैंड एंड लीव इट टू द मार्केट फोर्सेस टू डिटरमाइन द फाइनल प्राइसेस, प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तीनों पॉइंट मैंने आपको पहले बताए थे। देयर आर 2 टाइप ऑफ इश्यू, वन वेयर कंपनी एंड लीड मर्चेंट जो है फिक्स अ प्राइस, तो उसमें फिक्स हो जाते हैं। लेकिन फ्लोर प्राइस और टॉप प्राइस वाला वो इश्यू लेके चलेगा तो उसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस या प्राइस डिस्कवरी। ये एक पॉइंट और था जो मैंने बताया था आपको, 35, 15। और देखो रिटेल इन्वेस्टर को कितना बोला हुआ है मैंने, कितना बोला था? 35। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को क्या बोला था, जो हमने HNI बोला था 15%। 15%। और जो QIB होते हैं उनको कितना बोला था? 50%। ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ बुक बिल्ट इशू, उस केस में ये जो है वेरिएशन थोड़ा चेंज हो गया। इसकी जगह कितना हो गया? 60%, और इसकी जगह कितना हो गया? 30%, और इसकी जगह कितना हो गया? 10%। यानी बुक बिल्डिंग वाले में QIB वालों को ज्यादा पावर दे रहे हैं। आपकी 5% की पावर यहां से लेकर के यहां दे दी है। कौन से केसेस में? बुक बिल्डिंग में। ठीक है। और रिटेल इन्वेस्टर है, आपकी बुक में 1 लाख लिखा हुआ, उसे 2 लाख कर लेना, वो 2 लाख है। क्लियर हो गई बात?
ठीक है, इतनों में से कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? सर ये एक क्वेश्चन था, ये रजिस्ट्रार कौन होता है सर? एक्चुअली कोई गवर्नमेंट पोस्ट होती है या कंपनी एक्ट में, या इसकी क्या पोजीशन? मैं दिखाता हूँ आपको रजिस्ट्रार कौन होता है। सब लोग देख ले रजिस्ट्रार कैसा दिखता है। ये एक इश्यू आया था रेल टेल का, ठीक है, तो उसमें उन्होंने सारी बातें लिखी हुई हैं। दिख रहा है नहीं रजिस्ट्रार? योगी जी के नीचे देखो, तो रजिस्ट्रार ऑफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, ये कंसल्टेंसी टाइप की कंपनियां होती हैं। और प्रमोटर्स होती हैं, अधिकतर जो प्रमोटर बैंक है ना, बैंक, हाँ वो भी यही काम करते हैं। मैं थोड़ा और दिखाता हूँ। सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और रजिस्ट्रार ऑफ आईपीओ दोनों अलग अलग बिल्कुल अलग है। रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज अलग है, रजिस्ट्रार ऑफ लैंड अलग है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट अलग है। ये हर एक के रजिस्ट्रार हैं। और रजिस्ट्रार का मतलब होता है कि जो रजिस्टर मेंटेन करता है। देखो ये कंपनियों के नाम दिख रहे हैं बहुत सारे, ये सब रजिस्ट्रार कंपनियां हैं। एक तरह से हाईली वो होती हैं, ये शेयर मार्केट की जानकारी रखने वाली कंपनियां होती हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं।